नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। इब्राहिम रईसी ईरान की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन एक घटना ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। रविवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में रईसी की मौत हो गई। ईरान के सर्वोच्च नेता 85 साल के अयातुल्ला खामनेई की जगह अब कौन लेगा, इस सवाल को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। रईसी की मौत के बाद ये अटकलें खारिज हो गईं। ईरान के कट्टरपंथी राष्ट्रपति की दुखद मौत से देश की नीति में किसी बड़े बदलाव का अनुमान नहीं है। इससे इस्लामिक गणराज्य को किसी तरह का बड़ा झटका नहीं लगेगा। हालांकि इससे एक ऐसे सरकारी तंत्र का परीक्षण जरूर होगा जिसमें अब निर्वाचित और अनिर्वाचित दोनों ही जगहों पर रूढ़िवादी कट्टरपंथी हावी होंगे। अब ईरान के लिए मौजूदा राजनीतिक चुनौती राष्ट्रपति का चुनाव कराना है। फिलहाल उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर को राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी दी गई है। 50 दिन के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने की अपील ऐसे समय में की जाएगी जब मार्च में हुए संसदीय चुनाव के रिकॉर्ड स्तर पर कम मतदान हुआ था। साल 2021 में हुए राष्ट्रपति चुनाव, जिसके बाद रईसी राष्ट्रपति बने थे। इस चुनाव के समेत हालिया चुनाव में उदारवादी और सुधार समर्थक लोगों ने बड़े पैमाने पर चुनावों का बहिष्कार किया था। लंदन स्थित न्यूज वेबसाइट अमवाज.मीडिया के संपादक मोहम्मद अली शबानी मीडिया से कहते हैं कि ये राष्ट्रपति चुनाव खामनेई और सत्ता में बैठे शीर्ष लोगों को अपनी प्रवृत्ति बदलने और मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में फिर से शामिल करने का मौका दे सकता है। वे आगे कहते हैं कि लेकिन दुर्भाग्य से अब तक हमें सत्ता की तरफ से ऐसे कदम उठाने के लिए तैयार होने का या इच्छुक होने का कोई संकेत नहीं मिला है। रईसी के खेमे से भी अभी तक कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं दिखता है। वैसे ईरान में अंतिम फैसला लेने का अधिकार सर्वोच्च नेता के पास है। विदेश नीति खासकर इस क्षेत्र में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC नियंत्रित करता है, जिसका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। कुछ महीने पहले जब इजराइल गजा संघर्ष के दौरान ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा था, तब राष्ट्रपति के पास महत्वपूर्ण अधिकार नहीं थे। इस स्थिति में खतरनाक हालात पैदा कर दिए थे। तनाव के संघर्ष में बदलने की आशंका थी। रईसी के कार्यकाल के दौरान ईरान को गंभीर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की वजह से वित्तीय कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है। इन्फ्लेशन 40% से ज्यादा हो गया है और यहाँ की मुद्रा रियाल की कीमतों में भी गिरावट देखी। इन सबके बीच ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी देखने को मिले। ये प्रदर्शन सितंबर 2022 में एक 22 साल की युवती महसा अमीनी की मौत के बाद भड़के थे। महसा को ईरान की मेरोलिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर कथित तौर पर हिजाब नियमों के उल्लंघन का आरोप था। इन प्रदर्शनों के कुछ हफ्ते पहले राष्ट्रपति रईसी ने हिजाब कानून को और सख्त बनाने का आदेश दिया था। जो महिलाएं इन नियमों का पालन नहीं करना चाहती थीं, उनके लिए सर्विलांस कैमरा लगाए गए। सोशल मीडिया पर हिजाब नियमों का विरोध करने वाले लोगों के लिए सजा की शुरुआत भी की गई। प्रदर्शनों में बड़े पैमाने पर महिलाएं शामिल हुईं, जो अपनी जिंदगी पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ अपना गुस्सा सीधा सत्ता के वास्तविक केंद्र पर केंद्रित कर रही थी। महिलाओं ने खुले तौर पर सर्वोच्च नेता और पूरे सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन किया। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इन प्रदर्शनों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई और हजारों लोग हिरासत में लिए गए। हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की भी मौत हो गई। अब्दुल्लाहियन ने तेहरान के मामले में दुनिया के सामने पेश करने में और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने में अहम भूमिका निभाई थी। इजराइल गजा युद्ध के दौरान कूटनीतिक मामलों को वो संभालते नजर आए, साथ ही ईरान के सहयोगियों के साथ बैठकों में भी नजर आए। वो अरब और पश्चिमी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मिलकर तनाव को कम करने की दिशा में काम करते दिखे। एक वरिष्ठ पश्चिमी राजनयिक सूत्र कहते हैं कि वे संदेश भेजने के लिए एक अच्छा जरिया थे, लेकिन ये एक फार्मूले के तहत ही होता था, क्योंकि सत्ता विदेश मंत्रालय के हाथ में नहीं थी।